बंगाल के सिंहासन पर होगी सबकी नजर। 2026 के चुनाव में जनता करेगी फैसला। एक तरफ टीएमसी की सरकार तो दूसरी तरफ क्या होगा बीजेपी का सपना साकार। जनता की अदालत में विधानसभा का होगा फैसला। जनता किसको बैठाएगी सिंहासन पर, किसका जादू चलेगा बंगाल पर। दीदी का होगा राज या मोदी का होगा अगली बार बीजेपी सरकार। विधानसभा के चुनाव का खुलेगा वो जादू की पिटारी। बंगाल पे होगा आखिर किसका राज। ला रहा है सन ऑफ बंगाल न्यूज राजनीति चर्चा की वो दावेदार को कई राज खुलेगा इस एपिसोड पर। कौन किसको चटाएगा धूल, बंगाल में खिलेगा दो या एक ही फूल। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जाहिद अनवर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सन ऑफ बंगाल न्यूज आवाज बंगाल की। जैसा कि आपने सन ऑफ बंगाल न्यूज के माध्यम से देखा होगा कि किस तरह कोलकाता में यानी कि आईपेक के दफ्तर में ईडी का छापा, उसी मुद्दे को लेकर जब हमने बीजेपी के नेता यानी कि रानीगंज विधानसभा के इंचार्ज कन्वीनर दिनेश सोनी जी से बात की तो उन्होंने तमाम आरोप को लगाते हुए कहा कि टीएमसी जो है उनका कोई नहीं है और वो जो है सिर्फ राजनीति कर रही है और 2026 में बीजेपी आने वाली सरकार है। और भी कई उन्होंने आरोप लगाते हुए टीएमसी पर कई बातें कही, जैसा कि आपने सुना होगा सन ऑफ बंगाल न्यूज के माध्यम से। और जैसा कि मैंने कहा था कि जल्द ही इसी मुद्दे को लेकर यानी कि इसी मुद्दे को लेकर टीएमसी के नेता से बात करने की कोशिश करेंगे और वो घड़ी आ गई है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि हमारे साथ जो है टीएमसी के जिला नेता यानी कि रूपेश यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बात करेंगे उसी मुद्दे पर, उसी राजनीति मुद्दे पर जिनसे हमने आपको दिनेश सोनी जी से बात कराया था। सबसे पहले सन ऑफ बंगाल न्यूज में आपका स्वागत है सर। नमस्कार आपका भी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बीते कल जो युवा दिवस गया है उसका हार्दिक शुभकामना देता हूँ। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। तो जैसा कि आपने भी देखा होगा कि किस तरह राज्य के मुख्यमंत्री जो है वहाँ पहुँची आईपेक के दफ्तर में जब ईडी का छापा पड़ा, उसमें जो है कई आरोप जो है उन्होंने लगाया था गृह मंत्री पर। और जैसा कि वो कही थी कि ग्रीन लाइन का फाइल जो है काफ़ी चर्चा का विषय बन रहा है और जैसा कि तरह तरह का आरोप भी लगाया जा रहा है। तो इस विषय में सर क्या लगता है कि ईडी का जो छापा पड़ा किसके इशारों पर? आपके सहित, आपके चैनल के सहित, आप लोगों के सहित सबों ने, पूरे भारतवर्ष की जनता ने देखा कि ईडी आईपेक के दफ्तर पे और आईपेक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पे छापा मारती है। और सभी लोग, आज पश्चिम बंगाल ही नहीं पूरे भारतवर्ष की जनता जानती है कि आईपेक नाम की जो संस्था है तृणमूल कांग्रेस के लिए काम कर रही है। तृणमूल कांग्रेस को की प्रचार कैंपेनिंग सहित तृणमूल कांग्रेस के रण कौशली, वोट कौशली का काम कर रही है आईपेक। और उसके डायरेक्टर हैं प्रतीक जैन। और इस अब 1-2 महीने के बाद चुनाव है और चुनाव की सरगर्मी तेजी पे है और उसी समय ईडी का छापा पड़ता है आईपेक के ऑफिस पे। तो ये छापा ईडी के ऑफिस पे पड़ता है, ये छापा नहीं है, ये डकैती है। भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह अपने काम, अपनी स्ट्रेटेजी, अपनी 2014 से जो दिल्ली में सरकार है, विभिन्न तरह के कौशली जो भी करना है कर लिए, लेकिन बंगाल की जनता की मन को जीत नहीं पाए और बंगाल में वो अपनी पैर नहीं जमा पाए। तब उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की स्ट्रेटेजी और तृणमूल कांग्रेस की वोट कौशली, तृणमूल कांग्रेस किस तरह से वोट में जीतती है, तृणमूल कांग्रेस का स्ट्रेटेजी क्या क्या है, उसे डकैती करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने ईडी के रूप में कुछ लोगों को भेजा। और दफ्तर में जब डकैती चल रही थी उसी समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सह तृणमूल कांग्रेस की चेयरपर्सन, उन तक खबर गई
और मेरे घर में चोरी होगा तो मुझे खबर मिलेगा तो मैं तो बचाने आऊंगा, क्योंकि हम लोग शेर दिल है। तृणमूल कांग्रेस नेत्री शेर दिल है, कापुरुष नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की तरह जो भाग जाएगी। वो मुसीबत का सामना करना जानती है, और वो ऐसे ही ममता बनर्जी नहीं बनी है। वो नीचे जमीन से उठ करके आज मुख्यमंत्री के चेयर पर बैठी है, तृणमूल कांग्रेस का चेयरपर्सन है। उनसे पार पाना भारतीय जनता पार्टी को लिए संभव नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जैसे दल के लिए संभव नहीं है, जो कभी भी साधारण लोगों के लिए काम ही नहीं करते। वो आज नहीं, इनके पूर्वज इतिहास गवाह है। जब 1947 तक भारत में अंग्रेज शासन किया है, तो ये लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर के दलाली करते थे। आज पूरे भारत के स्वतंत्रता सेनानी अंग्रेज को कैसे देश से बाहर करे, उससे लड़ाई आंदोलन कर रहे थे। गांधी जी असहयोग आंदोलन कर रहे थे, और ये असहयोग आंदोलन के इनके पूर्वज विरोध कर रहे थे, जिनके नाम ये गाहे बहगाहे लेते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर के अंग्रेजों की सरकार चला रही थी। ये लोग क्या बात करेंगे? तो जैसा कि इन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी जो वहां पहुंची है, ये एक शेरनी का काम है। अगर टीएमसी पे कहीं भी और कहीं भी जो है कोई खतरा मंडराता है, तो ममता बनर्जी जो है ना, शेर की तरह वहां दहाड़ कर पहुंचती है। मगर सवाल उठता है कि बीजेपी का तो आरोप है कि वहां पे जो पहुंची ममता बनर्जी, उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी के नेता यानी कि दिनेश सोनी जी ने कहा था कि हमने फिल्मों में भी नहीं देखा, ना रियल लाइफ कभी नहीं देखा कि एक ईडी का छापा पड़ रहा है और वहां पे पहुंच रही है सीएम ममता बनर्जी। फिल्म तो बन नहीं रहा था ना। आप ममता बनर्जी को, बंगाल में रहते हैं तो ममता बनर्जी को जानते होंगे। जब वामपंथी शासन चलता था तो आपको याद होगा वामपंथी अत्याचार। शामकाई तला में हम लोग एक सभा करने गए थे, पूरे बंगाल से। वहां पर तृणमूल कांग्रेस का वो साल 2005 या इसी तरह, जब वहां पे वामपंथी सीपीएम विशेष करके ट्यूबवेलों का हैंडल तक खोल दिया था और उसमें गोबर भर दिया था, बसों को रोक रहे थे, तब ममता बनर्जी स्कूटर पर बैठ करके आती है और वहां पहुंची सारे जनता को, बंगाल से जो लोग तृणमूल कांग्रेस के समर्थन में वहां गए थे, सबों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने का काम करती है, फिर वो वहां से निकलती है। तो दीदी हमारी जब तृणमूल कांग्रेस और पश्चिम बंगाल की जनता पे और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता पर पश्चिम बंगाल पर जब आघात हुआ है, नेत्री ममता बनर्जी शेरनी की तरह दहाड़ी है। तो जैसा कि इन्होंने कहा है कि शेरनी की तरह जो है ममता बनर्जी हर जगह पहुंचती है। मेरा सवाल फिर आपसे रहेगा सर कि जिस तरह आप लोग प्रचार कर रहे हैं, टीएमसी द्वारा जो प्रचार की जा रही है उन्होंने पंचाली बोलकर कि दीदी के कार्य में जो काम हुआ है वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, मगर इसको बीजेपी बाइकआउट कर रही है और कह रही है कि दीदी के काल में जो है कार्य हुआ है, मगर कई कारखानों को बंद कराया गया है, कई योजना से लोग अभी भी नहीं पा रहे हैं, कई रास्ते घाटों को भी उन्होंने मुद्दा उठाया है। सर, तो इस विषय में बंगाल और रानीगंज में खासकर जो आप लोग प्रचार कर रहे हैं, किस किस विषय में आप लोग काम किए हैं और प्रचार कर रहे हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में आप भी रह रहे हैं, हम भी रह रहे हैं, और पश्चिम बंगाल में वामपंथी जमाने में लगभग 54,000 कारखाने बंद हुए थे। हम आज आपके साथ जहां बैठे हुए हैं, ये रानीगंज शहर है, और रानीगंज शहर में एक मंगलपुर इंडस्ट्रियल इलाका है। आपने भी देखा है तृणमूल कांग्रेस की सरकार आने के बाद वहां कितने कारखाने बंद हुए हैं या कितने कारखाने और ज्यादा खुले हैं। ये आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है। वहां मंगलपुर में आज कारखाना और खुली है, बंद नहीं हुई है। छोटी बड़ी कारखाने जो भी है और खुली है, बंद नहीं हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर कह रहे हैं कि तृणमूल के शासनकाल में उन्नयन नहीं हुआ है, तो तृणमूल के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी के लोग भी स्वास्थ्य साथी कार्ड लेकर के अपने परिजनों का ट्रीटमेंट कराने जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के ही भी घर की महिलाएं
लक्ष्मी भंडार पाती है। भारतीय जनता पार्टी करने वालों की भी बिटिया जब स्कूल जाती है तो सबूत साथी का साइकिल पाता है। भारतीय जनता पार्टी के करने वालों की बिटिया भी जब स्कूल जाती हैं तो कन्याश्री और 11 में पहुंचने के बाद टैब पढ़ाई करने के लिए पाती है। एक तो उन्नयन किसी एक के लिए नहीं है, दीदी ने उन्नयन पश्चिम बंगाल में हर लोगों के लिए दिया है। दल मत निर्विशेष, जाति धर्म निर्विशेष सबके लिए उन्नयन किया है। और उन्नयन का सबसे बड़ा नमूना है कि हम लोगों ने इसी बंगाल की धरती पे देखा है कि जब एक मामूली सा राशन कार्ड भी बनवाना पड़ता था तो इस बंगाल के धरती पर 34 साल वामपंथी शासन किए थे। उस जमाने में अगर राशन कार्ड भी बनवाना पड़ता था तो हमें लोकल कमिटी के आदेश के बगैर हमारा राशन कार्ड भी नहीं बनता था। और आज इन सारे प्रकल्पों को, दीदी के दिए हुए सारे प्रकल्पों के पाने के लिए किसी तृणमूल कांग्रेस के लीडर को पकड़ने की जरूरत नहीं है। सीधे बेनिफिशियरी तक मुख्यमंत्री लाभ पहुंचा रही हैं और बंगाल की उन्नयन का लाभ पहुंचा रही है। जो लोग कहते हैं क्या हुआ, देखिए सीधी और एकदम सपाट बात है कि किसी भी आज के पुराने जमाने से अगर घर की महिलाएं शिक्षित होगी तो वो परिवार शिक्षित होगा, और वो परिवार अगर परिवार शिक्षित होगा तो समाज शिक्षित होगा, और समाज शिक्षित होगा तो ये बंगाल शिक्षित होगा, और बंगाल शिक्षित होगा तो देश शिक्षित होगा। और इसी तरह शिक्षित ही देश को आगे ले जा सकते हैं। अगर परिवार शिक्षित होता है तो परिवार आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा, ये बंगाल आगे बढ़ेगा, फिर देश आगे बढ़ेगा। और दीदी नेत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं को लक्ष्मी भंडार, कन्याओं को कन्याश्री, सबूत साथी दे करके कन्याओं को मजबूत करने का काम किया है। आज से 30 साल पहले, 25 साल भारतीय जनता पार्टी के लीडर ही अपने जिसे आदर्श मान करके चलते हैं, उस किताब के अनुसार कन्याओं का पढ़ना वर्जित था। तो जैसा कि आपने कहा है कि ममता बनर्जी का योजना जो है वो कन्याश्री को देकर मजबूत कर रहा है, और दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि महिला सुरक्षा नहीं है बंगाल पे। ये भी कई सवाल उठ रहा। और जैसा कि आपने, जी हाँ, जैसा कि आपने देखा होगा कि किस तरह बीजेपी के नेता दिनेश सोनी जी ने कहा कि राज्य सरकार की जो जितने भी कार्य है उन्होंने उनको बाइकआउट करते हुए कहा है कि कोई काम नहीं हुआ है, मगर रूपेश यादव जी ने पलटवार जवाब देते हुए कहा कि कन्याश्री हो, सुबह सारी हो, या फिर और कई योजना जो है वो बीजेपी के जो है घर के महिला हो या बिटिया हो वो योजना का लाभ पाती है। ये रूपेश यादव ने खुला चैलेंज के साथ कहा ये बात। मगर फिर सवाल उठता है कि सर, जिस तरह आपने कहा है कि सबूत साथी देकर और भी कन्या का कुछ योजना देकर कन्याओं को मजबूत किया जा रहा है, मगर दूसरी तरफ बीजेपी बार बार कहती है कि बंगाल में जो है महिला सुरक्षा नहीं है। बीजेपी के नेता आते हैं, कहते हैं, उत्तर प्रदेश से नेता आते हैं, राजस्थान से नेता आते हैं और बंगाल में कहते हैं महिला सुरक्षित नहीं है। लेकिन डाटा बताता है, और ये डाटा पश्चिम बंगाल का नहीं है, ये डाटा भारतीय जनता पार्टी द्वारा गठित दिल्ली की सरकार की है कि बंगाल में रोजगार बढ़ा है। बंगाल में रोजगार बढ़ा। अभी रोजगार की बातें हो रही थी तो कह रहे थे ना कि कल कारखाने बंद हुए। सबसे ज्यादा देश में रोजगार घट रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल में रोजगार बढ़ रहा है। दूसरी तरफ कन्याओं की सुरक्षा की बात, तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर आते हैं, कहते हैं बंगाल में कन्याएं सुरक्षित नहीं है, लेकिन हम लोग हाथरस में देखते हैं, उत्तर प्रदेश के हाथरस में देखते हैं, हम लोग देखते हैं कुलदीप सिंह सेंगर एक बच्ची के साथ बलात्कार के केस में फंसते हैं, और वो बच्ची की जब थाना में FIR करने जाता है या उनके परिवार के लोग जब कोर्ट के रास्ते में जाते हैं तो ट्रक धक्का मार करके चली जाती है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के अनुसार लॉ एंड ऑर्डर और कन्या सुरक्षित नहीं है, लेकिन घटना घट रही है उत्तर प्रदेश में। घटना घट रही है, ब्रिजभूषण सिंह महिला रेसलरों को ले जाते हैं और उनके साथ
दुर्व्यवहार करते हैं। घटना घट रही है उत्तर प्रदेश में, घटना घट रही है बीजेपी शासित राज्यों में, और बीजेपी के नेता आते कहते हैं बंगाल में कन्या सुरक्षित नहीं है। तो ये तो देखने का और सोचने और समझने की बात है। बीजेपी के नेता क्या कह रहे हैं उससे कुछ आने जाने को नहीं है। आज बंगाल में कन्या सुरक्षित है, तभी तो कन्याएं आगे बढ़ रही है। आज बंगाल की कन्याएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश हो चाहे बीजेपी शासित कोई भी प्रदेश हो, आप देखेंगे कहीं ब्रिजभूषण सिंह है तो कहीं कुलदीप सिंह सेंगर है तो कहीं और कोई है। कन्याओं को अपमान, कन्याओं के साथ दुर्व्यवहार, कन्याओं के साथ दुर्व्यवहार करने के बाद आवाज उठाने वाले उनके परिवार को रास्ते में ट्रक से कुचल करके मार दिया जाता है। ये घटना बंगाल में नहीं, बीजेपी शासित प्रदेश में घटती है। तो जैसा कि इन्होंने कई कार्य गिनाते हुए, और कहा जा रहा है ना कि मैं बार बार कह रहा हूं कि आरोप का दौर शुरू हो चुका है कि इसलिए कि आगामी 2026 का चुनाव, जी हाँ मैं कह रहा हूं बार बार कि बंगाल का सिंहासन में कौन बैठेगा। आखिर एक तरफ है टीएमसी तो दूसरी तरफ है बीजेपी, और आरोप का दौर यहीं तक खत्म नहीं होगा। ये लगातार जो है 2026 का इलेक्शन तक चला जाएगा। बीजेपी जो है टीएमसी पे आरोप लगा रहे हैं और टीएमसी जो है बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं। मैं एक और सवाल उठाना चाहता हूं कि जैसा कि सर अभी तो महिला सुरक्षा की बात हो रही थी, मगर जैसा कि कल एक बीजेपी का सभा हुआ था जिसमें बीजेपी के कोई नेता है, उन्होंने साफ लफ्जों में कहा है कि बंगाल में हिंदू बोलने पर जो है ना पुलिस गिरफ्तार कर रही है। इस विषय में सर क्या कहना है? देखिए, आपने कहा आरोप, मैं साक्ष्य और प्रमाण के साथ बातें कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है, दम है तो साक्ष्य और प्रमाण के साथ कहे। मैं साक्ष्य और प्रमाण आपको उदाहरण स्वरूप घटना का ब्यौरा दे करके कह रहा हूं। और रही सवाल बंगाल में हिंदू कहने से जेल हो जाती है, तो कल जो नेता आए थे, जो नेता बोल रहे थे, वो शायद आज जेल में होंगे, ये पता कर लीजिए। अगर वो जेल में होंगे तो ये बात सच है, और अगर जेल में नहीं, जेल से बाहर होंगे तो वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। उनका ये बोलना, जैसे कि उन्होंने कल कहा था कि स्पीच के दौरान, वो हम लोग अपने सन ऑफ बंगाल न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों को दिखलाया था अभी, जैसा कि उन्होंने कहा है कि बंगाल में हिंदू बोलने पे पुलिस गिरफ्तार कर रही है। तो फिर ऐसा क्यों, अगर वो अरेस्ट नहीं हुए हैं या गिरफ्तार नहीं हुए, तो इस किस्म का स्पीच देना क्या लगता है राजनीति पे? देखिए, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लीडर नेता जो भी अन्य प्रदेश से आते हैं, पश्चिम बंगाल में तो उनका लीडर नेता है नहीं। जो भी हैं वो, उन्हें मैं दिमाग से पैदल समझता हूँ, और मैं पैदल समझता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी के लीडर जो दूसरे प्रदेश से अभी चुनाव के माहौल में आ रहे हैं, वो लोग को यहाँ का ना हिस्ट्री मालूम है, ना ज्योग्राफी मालूम है, कोई यहाँ के महापुरुषों का क्या कृति है वो भी नहीं मालूम है। उनके कीर्तिमान को वो लोग छोटा करके दिखाना चाहते हैं, उन्हें मान्यता देने को तैयार। अरे इनके मान्यता देने ना देने से क्या फर्क पड़ने वाला है। बंगाल पहले भी अग्रणी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। बंगाल इतिहास में भी देश को रास्ता दिखाया है, आज भी दिखा रही है और भविष्य में दिखाएगा। और आज भी दिखा रही है, इसलिए मैं कह रहा हूं, जब कन्याश्री बना तो कन्याश्री का कॉपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बना। पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं बना, पहले कन्याश्री बना, और इसका कॉपी ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बना। तो बंगाल रास्ता दिखा रही है और उस रास्ते पे चल रहे हैं, ये अच्छी बात है। और रहा सवाल, आप जो कह रहे थे कि यहाँ नेता आते हैं और सवाल उठाते हैं कि हिंदू बोलने पे जेल हो जाता है, तो हिंदू बोलने पर जेल नहीं हो जाता है। उनका उद्देश्य है कि यहाँ पर एक अराजक माहौल तैयार करना, जो अन्य प्रदेशों में वो लोग करते रहे हैं। और इसी के तहत, क्योंकि हिंदू तो वो भी बोल रहे थे कल, आज उनको जेल में होना चाहिए था अगर उनकी बात में सच्चाई है, तो उनकी बात में सच्चाई है नहीं। एक्चुअली में ये लोग हिंदू हिंदू कर करके यहाँ के महापुरुषों का, यहाँ का माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए, एक बात है, कल स्वामी जी का वो लोग जन्मदिन मनाने आए थे, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन मनाने आए थे, और उसी अवसर पर शायद बातें कह रहे थे। कल उनका सभा चला था, जैसा कि सन ऑफ बंगाल न्यूज़ के माध्यम से हम लोग दिखलाया था कि बीजेपी का एक सभा हुआ है, पद यात्रा हुआ है, उसके बाद फिर जाके कई तरह का वहाँ पे कार्यक्रम की गई है स्वामी विवेकानंद जी के जयंती पर। तो उसी के दौरान ये बातें कह रहे थे।
तो स्वामी विवेकानंद की जन्म सदी में आप शोभा यात्रा निकालते हैं, आप सभा करते हैं, आप युवाओं को उद्बुद्ध करने का काम करते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका के शिकागो शहर में जो हिंदू और सनातन धर्म को लेकर जो वक्तव्य रखा था, जो हिंदू और सनातन धर्म का जो परचम पूरे विश्व के पटल पे फहराए, उससे थोड़ी सी शिक्षा लेनी चाहिए इनको। जब हमारे स्वामी जी कहते हैं अमेरिका के शिकागो में जाकर के, मैं अमेरिका वासियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इसे इतनी बड़ी एक धर्म संसद की है जहां हर धर्म के लोगों को, हर धर्म के प्रतिनिधियों को बुलाया है, और हम अर्थात हिंदू सनातनी धर्म को मानने वाले स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि हम भारतवासी, हम अपने यहाँ जो डोम है, मेतर है, मुची है, अग्रो है, सब हमारे भारतवासी हमारा रक्त का भाई है, रक्त का भाई है। भारत में रहने वाला हमारा हर निवासी रक्त का भाई है। और ये भारतीय जनता पार्टी स्वामी विवेकानंद जन्म दिवस पे उनका जन्म दिवस पालन करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं? हिंदू हिंदू भाई भाई। मुसलमान कहाँ चला गया? सिख कहाँ चला गया? जैन कहाँ चला गया? क्रिश्चियन कहाँ चला गया? अरे आज भी स्वामी विवेकानंद के आश्रमों में 25 दिसंबर को बड़ा दिन मनाया जाता है। आप 25 दिसंबर को शांता का स्टेचू तोड़ते हैं और आप 25 दिसंबर को शांता का टोपी बेचने वाले हॉकर को लात मार करके भगाते हैं, और आप कहते हैं स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन मना रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी पहले भी अंग्रेजों की दलाली की है और आज भी अंग्रेजों की दलाल की तरह ये काम कर रहे हैं। तो अंग्रेज भी बंगाल से नहीं सका था, अंग्रेज भी बंगालियों से डर करके राजधानी कोलकाता से उठा करके दिल्ली ले गया था, और उनके चमचे क्या सकेंगे। तो जैसा कि आपने देखा होगा, रुपेश यादव जी ने साफ लफ्जों में कहा है कि बीजेपी जो है अंग्रेज का शासन चलाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये रुपेश यादव जी यानी टीएमसी के जो नेता, जिला नेता और वार्ड काउंसलर जो है वो कह रहे हैं कि बीजेपी जो है वो अंग्रेजी की पॉलिसी को चलाकर यहाँ पे जीतने की करने की कोशिश कर रही है। मैं सवाल फिर एक सवाल करना चाहता हूँ सर, कि जिस तरह बीजेपी नेता यानी कि दिनेश सोनी जी हाँ, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ इसलिए कि बीजेपी का पक्ष मैंने सन ऑफ बंगाल न्यूज के माध्यम से दिखलाया था, और मैंने कहा था कि जल्द लाऊंगा टीएमसी के कोई नेता से बात करने की, संपर्क करने की कोशिश करूंगा। तो जैसा कि बीजेपी के नेता दिनेश सोनी जी ने कहा था कि 3 महीना का रिचार्ज, जी हाँ, मोबाइल का जो रिचार्ज होता है वो भी 3 महीना का रिचार्ज होता है। उसी को देखते हुए उन्होंने कहा है कि सिर्फ 3 महीना का रिचार्ज है, उस रिचार्ज खत्म होने वाला बहुत जल्द है। और टीएमसी को उन्होंने निशाना बनाते हुए कहा था कि बहुत जल्द जो है 3 महीना का रिचार्ज खत्म होने वाला है, इसीलिए टीएमसी ये सिर्फ एक्टिविटी हरकत कर रही है। रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग चलता रहता है, आउटगोइंग बंद हो जाता है। रिचार्ज खत्म भी हो जाए तो इनकमिंग तृणमूल कांग्रेस रहेगी, आउट गोइंग भारतीय जनता पार्टी जो बाहर से आए वो बाहर चले जाएंगे। तो जैसा कि इन्होंने कहा है कि जो बाहर से आए वो बाहर चले जाएंगे, ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक मुद्दा है। और मैं आपको बताता चलूं कि हाल ही में यानी कि अमित शाह गृह मंत्री ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जैसा कि सन ऑफ बंगाल न्यूज में हमने चलाया भी है, उसको आपको आप तक पहुंचाया भी है, उन्होंने कहा है कि बंगाल में इलेक्शन कराई जाएगी और घुसपैठिया और भ्रष्टाचार को खत्म करने की कोशिश करेगी भारतीय जनता पार्टी। इस विषय में सर क्या कहना है? देखिए, घुसपैठिया भारतीय जनता पार्टी 2014 से अभी तक जो बातें कही थी, कम से कम वो बातें कर देते। क्या बातें कही थी उन लोग? हवाई चट्टी पहनने वालों की औकात हवाई जहाज पे चढ़ने का बनाऊंगा। हमने देखा 2 महीना पहले जो हवाई जहाज में चढ़ रहे थे उनको रोड पे रहने को मजबूर कर दिया था। लोग रोड पे रह करके मूढ़ी और बादाम खा रहे थे।
जिनकी औकात हवाई जहाज पर चढ़ने की थी। इन्होंने कहा था हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। इन्होंने कहा था विदेश में जो काला धन है उस आ जाएगा तो ऐसे ही हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया करके चला जाएगा। ना ही विदेश से काला धन आया, ना ही हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार आया। अमित शाह, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी जो बातें चुनावी सभाओं में अपने कहते हैं अगर वो कर देते तो भी ये केवल सबका साथ सबका विकास बोलने से तो होगा नहीं। आप सबका साथ सबका विकास कहाँ कर रहे हैं? आज साधारण लोगों के अकाउंट से हर महीने 23 रुपया कट जाता है। एक छोटी सी उदाहरण, इन्होंने गैस का सब्सिडी बंद किया था और गैस का सब्सिडी बंद किया था और कहा था कि आपका सब्सिडी आपके जनधन के अकाउंट में चला जाएगा। बीजेपी तो कह रही है कि महिलाओं को जो है ना गैस का सुविधा दिया गया था। जिस महिला जो है चूल्हे की आंच पे आके काम करती थी, धुएं पे रह के काम करती थी, घर का काम जो है किचन का काम, मगर बीजेपी आने के बाद जो है महिलाओं को गैस देकर उनको बहुत बड़ा सुविधा दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है सर। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अनुसार तो देश आजाद ही 2014 में हुआ है। उनके अनुसार देश आजाद ही 2014 में हुआ है, 1947 में नहीं हुआ था। इतने जो हमारे भगत सिंह, क्या बोलता है, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुदीराम बोस, ये लोग जो शहीद हुए थे, ये लोग शहीद इनके नजर में शहीद थोड़े ही हैं। इनका देश तो 2014 में आजाद हुआ था, इसीलिए ये बातें कर रहे हैं। गैस का सिलेंडर 2014 में शायद भारत में आया इनके अनुसार। ये जो बातें मैं जो बातें कह रहा हूँ 2014 में आने के बाद ये सिलेंडर दिए या नहीं दिए, लेकिन सिलेंडर पर मिलने वाला सब्सिडी को बंद किए और उस समय कहा करते थे कि सब्सिडी आपके अकाउंट में जाएगा, और जाता भी था, कुछ महीनों तक गया भी था। आज साधारण लोगों से पूछिए सब्सिडी के नाम पर जाता है या नहीं जाता है? नहीं जाता है, नहीं जाता है। सब्सिडी टोटली बंद है। गैस का सिलेंडर का सब्सिडी टोटली बंद है। गैस आज लगभग 1000 रुपये में आता है। आप कहते हैं उज्ज्वला योजना के तहत हम गैस का सिलेंडर दिए हैं, आप कहते हैं गैस का सिलेंडर दिए हैं उज्ज्वला योजना के साथ, लेकिन उसे रिफिल कराने में 1000 रुपया लगेगा। जिसे आप सिलेंडर देने की बात कर रहे हैं उनके पास 1000 रुपया रिफिल कराने का है नहीं। सिलेंडर को टूल बना करके रखा जा रहा है और ओवन ताखे पे रखा हुआ है। फिर से हमारी जिनकी आंखों से आंसू बहती थी वो माताएं फिर से लकड़ी और गोटे के उपले में चली गई है। मैं जो बातें कह रहा हूं कि ये लोग अपनी जो बातें कही हुई बातें, कहाँ है काला धन? काला धन के नाम पे ही गला फाड़ते थे। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? कहते थे कि से रोजगार देना आसान है, एक लिस्ट टांग देंगे और जैसे जैसे रोजगार आएगा कट ऑफ लिस्ट से रोजगार मिलता चला जाएगा। कहाँ है लिस्ट? आज घुसपैठिया आपको नजर आ रहा है। आप ही ने कहा था घुसपैठिया, आप ही कहा था घुसपैठिया। कौन रोकेगा? रॉ आपके पास है, आईबी आपके पास है, बीएसएफ आपके पास है, बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। घुसपैठिया को रोकेगा कौन? 14 से अभी तक है, 26 चलने को है, 12 साल 13 साल हो गया है। मगर अमित शाह तो कह रहे हैं कि जैसी बंगाल पे बीजेपी सरकार आएगी सबसे पहले भ्रष्टाचार और घुसपैठियों को बीजेपी उखाड़ कर फेंक देगी। ये माने गृह मंत्री अमित शाह का कहना है। घुसपैठियों को ढुका रहे हैं आप 14 साल से, 12-14 साल से तो हैं दिल्ली की सत्ता में। बॉर्डर आपके पास है, बॉर्डर सुरक्षा आपकी ड्यूटी है। बॉर्डर के तहत कैसे ढुक जा रहे हैं लोग, ये काम आपका है, आपको रोका। आईबी आपके पास है, रॉ आपके पास है, इंटेलिजेंस आपकी कहाँ इंटेलिजेंस फेलियर है? आप घुसपैठिया के नाम पर देश की जनता को बरगलाने की काम कर रहे हैं। असल मुद्दे 2 करोड़ रोजगार, काला धन विदेश से, ये बातें भूल जा रहे हैं। और बंगाल में करप्शन की बात, भारतीय जनता पार्टी एक करप्ट पार्टी, भारतीय जनता पार्टी करप्शन की बात करती है। हेमंत बिस्वा शर्मा आज मुख्यमंत्री हैं और उनके ऊपर करप्शन का चार्ज और आरोप कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगाए थे। क्या हुआ? कहाँ है जांच का खाका? आज उसी हेमंत बिस्वा शर्मा जब दूसरे दल में है तो आप
करप्शन का चार्ज लगाते हैं, और 1-2 रुपया का नहीं, हजारों हजार करोड़ रुपया का करप्शन का चार्ज लगाते हैं। और जब आपके दल में चले जाते हैं तो आप मुख्यमंत्री बनाते हैं। करप्शन के चार्ज ये क्या अजीत पवार या हाँ उन्हीं पर महाराष्ट्र में लगाते हैं करप्शन का चार्ज, और आप उसे अपने मंत्री में शामिल कर लेते हैं। आप करप्शन का चार्ज शुभेंदु अधिकारी पर लगाते हैं और विरोधी दल का नेता बनाते हैं। और चोर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन में बैठ करके भजन कीर्तन करते थे। ये क्या पश्चिम बर्धमान की जनता नहीं जानती है? किन पे भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं और आरोप लगाते हैं? उनको शर्म आनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मीडिया के सामने बातें रखने के लिए कम से कम करप्शन और चोरी के नाम पर तो ना ही बोले। ये लोग चोरों को सीआईएसएफ का सिक्योरिटी, चोरों से गुलदस्ता लेकर के आप गृह मंत्री को वेलकम, और ये चोर की बात करते हैं। चोरों को विरोधी दल का नेता, और आप चोरी की बात करते हैं। तो जैसा कि घुसपैठियों के मैंने सवाल उठाया था घुसपैठियों के बारे में, तो टीएमसी का ये आरोप है कि घुसपैठिया जो है बॉर्डर पे बीजेपी बैठी हुई है, मगर टीएमसी पे आरोप लगाया जा रहा है। यही कर रहे हैं ना सर आप? माने बॉर्डर पे जो बीजेपी है, और घुसपैठियों के बारे जो कह रहे हैं कि बंगाल पे घुसपैठिया है, और बीजेपी के अमित शाह कह रहे हैं कि घुसपैठियों को उखाड़ फेंक देंगे बंगाल से। 2014 से दिल्ली की सत्ता में है, केंद्र की सरकार में है। घुसपैठियों का रोकने का काम इनको करना चाहिए था। इनके इंटेलिजेंस कहाँ है? बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, पहलगांव में घुसपैठिया कहाँ से चला आता है? पुलवामा में हमारे 40 जवान को मार करके चला जाता, कहाँ से चला आता है घुसपैठिया? कहाँ रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के 56 इंच सीना वाले? जैसा कि इन्होंने कई आरोप लगाते हुए इन्होंने कहा है कि, मगर आरोप ये भी लगाया जा रहा था उस दिन जब ईडी का छापा जब पड़ रहा था आईपीएक के दफ्तर में, तो कहा जा रहा था कि कोयले के घोटाले के मामले में ईडी जो है आईपीएक के दफ्तर में छापा मारा था। जी हाँ, बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये आरोप लगाया जा रहा था कि जिस दिन ईडी का छापा कोलकाता के आईपीएक के दफ्तर में पड़ा था, तो बताया जा रहा है कि कोयले के घोटाले के मामले में वो जो ईडी का छापा पड़ा है। मगर जब बात हम लोग रुपेश यादव जी से किए तो इन्होंने भी आरोप लगाया है कि एक और सवाल है सर, जिस तरह पूरे बंगाल पे एक स्लोगन लगाया जा रहा है, जिस तरह हमने कहा था भी दिनेश सोनी बीजेपी के नेता, उनसे बातचीत की तो उन्होंने हमने कहा था भी कि बंगाल पे जो है एक बहुत जोर शोर से जो है स्लोगन लगाया जा रहा है कि बंगाल की एनर्जी अभिषेक बनर्जी, जो तो करो हमला जीत बे बांग्ला। तो बीजेपी का कहना है कि ये स्लोगन सिर्फ स्लोगन ही रह जाएगा। सीधी सी बात है। आज पश्चिम बंगाल की जनता देख रही है, पश्चिम बंगाल की जनता समझदार है, पश्चिम बंगाल की जनता पूरे विश्व को पथ दिखलाने वाली है। वो चाहे नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, ये धरती नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये धरती कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर, ये धरती बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये धरती ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये धरती राजा राम मोहन राय, ये धरती खुदीराम बोस, ये धरती मातंगिनी हजरा, ये धरती महापुरुषों से भरा पड़ा है। यहाँ के महापुरुषों ने अपनी कलम से भी ताकत दिखाई, अपनी बाहु से भी ताकत दिखाई, और जहाँ बलिदान होना पड़ा है वहाँ बलिदान भी हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इतिहास, भारतीय जनता पार्टी का इतिहास और वर्तमान भगौड़ों का है, तरीपाल का है, भगौड़ों का है, तरीपार का है। कोई पत्नी छोड़ करके भागता है, कोई देश छोड़ करके भागता है। इशारा कर रहे हैं सर, पत्नी छोड़ के भागना। समझने वाले समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है। कोई पत्नी छोड़ करके भागता है, कोई देश छोड़ करके भागता है, और इस देश की रक्षा करने वाले के ऊपर लांछन, इस देश के लिए लड़ाई करने वाले के ऊपर लांछन लगा करके आप कुछ दिन के लिए गद्दी पे बैठ सकते हैं। पाप का घड़ा भरता है, उसे भरने से कोई रोक नहीं सकता है, और भरने वाला ही है, किसी भी समय फूट जाएगा, क्योंकि देश बलिदानियों का देश है। हम लोग जब दूसरे देश में, हमारे देश के लोग रहते थे ना, एक गाना है भरत
कुमार कहते हैं, मनोज कुमार, उनको भरत कुमार भी कहा जाता है। उनका एक गाना है और वो फिल्म में गाते हैं, है रीत जहाँ की गीत सदा में, गीत सदा वहाँ का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, जहाँ काले गोरे की भेद नहीं, जहाँ धर्म जात की भेद नहीं, ये गीत सदा मैं गाता हूँ, है रीत जहाँ की प्रीत में, गीत सदा वहाँ का गाता हूँ। जैसा कि बीजेपी से जब हमने बात की तो उन्होंने भी कहा है कि बीजेपी जो है धर्म के आड़ पे राजनीति नहीं करती, मगर मैंने उनसे सवाल भी किया था कि टीएमसी द्वारा ये आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी जो है धर्म के आड़ पे राजनीति करती है, मगर मैं कह रहा हूँ कि बार बार आरोप का दौर अभी 2026 का इलेक्शन तक चलेगा। और मेरा आखिरी सवाल सर ये है कि आगामी 2026 जनता, जैसा कि बीजेपी भी दावेदार और इस एक तरफ टीएमसी भी दावेदार कि फुल बहुमत में टीएमसी की सरकार बनेगी, ये टीएमसी की सपना है, और दूसरा तरफ देखा जाए तो बीजेपी भी ये उम्मीद लगाई बैठी है कि बंगाल का 2026 का इलेक्शन फुल बहुमत में बीजेपी आने वाली है। तो क्या लगता है किस किस कार्यों को देखकर और क्या जनता फिर से मुख्यमंत्री यानी कि सीएम ममता बनर्जी को चुनेगी या भारतीय जनता पार्टी का आने का दिशा है? क्या बोले? जैसा कि भाजपा भी दावा कर रही है कि आगामी 2026 का जो इलेक्शन होगा उसमें हम लोग फुल बहुमत से आ रहे हैं, और इधर टीएमसी भी जो है आपके पार्टी जो है वो भी दावा कर रही है, तो क्या लगता है कि फुल बहुमत में कौन आएगी, माने बंगाल का सिंहासन में कौन बैठेगा? बंगाल के सिंहासन में बंगाल की जनता बैठेगी, और बंगाल की जनता ने ठीक कर लिया है। आपने देखा होगा कि 2011 में हम तृणमूल कांग्रेस जितने आसन से जीते थे, 2016 में उससे ज़्यादा आसन पे जीते। 2016 में जितने आसन पे जीते थे, 2021 में उससे ज़्यादा आसन पे जीते, और 2021 में जितना आसन पे जीते थे, 2026 में उससे ज़्यादा आसन पे जीत के तृणमूल कांग्रेस और नेत्री ममता बनर्जी चौथे बार के लिए फिर से बंगाल की मुख्यमंत्री बनेगी। बंगाल की जनता के स्वार्थ में काम करेंगे, और बंगाल से ही पूरे देश में जो अराजकता फैला हुआ है, जो झूठ का एक लहर फैला हुआ है, जो अरावली को तोड़ने पर तुले हैं, जो अरावली को तोड़ने पे तुले हैं, जो देश के नौजवानों को धोखा में रखे हैं, जो 2 करोड़ रोजगार की बात कर करके 2 रोजगार मुहैया नहीं कराए, जो काला धन लाने के नाम पे आज तक काला धन नहीं लाए, जो बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा की बात करके उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं। बीजेपी के नेता कुलदीप सिंह सेंगर हो, चाहे ब्रिजभूषण सिंह हो, सबों के ऊपर आरोप ही नहीं प्रमाणित आरोप लगता है, और ये काम करते हैं। इनका पाप का घड़ा भरने वाला है, और बहुत जल्द बंगाल में जब चौथी बार दीदी मुख्यमंत्री बनेगी तो पूरे भारत से भी इनका सफाया होगा। नेतृत्व दीदी ही देंगे। तो जैसा कि इनके जो हौसला है ये काफ़ी बुलंद नज़र आ रहे हैं, इन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा है कि चौथे बार यानी कि मुख्यमंत्री जो है फिर से बनने वाली है सीएम ममता बनर्जी। ये उम्मीद जो है टीएमसी के नेता यानी कि रुपेश यादव जी ने जताया है यहाँ पे। और जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ ना कि 2026 का इलेक्शन जो है ना, यहाँ पे आरोप लगाया जाएगा। जैसा कि हमने कहा था कि बीजेपी का ये पक्ष था, तो दूसरी तरफ जो है ये टीएमसी का पक्ष था कि टीएमसी ने भी बीजेपी पे कई आरोप लगाते हुए कहा है, जैसा कि आप लोग सन ऑफ बंगाल न्यूज़ के माध्यम से सुन भी रहे होंगे। और ऐसे मुद्दों से, जी हाँ, ऐसे मुद्दों से और भी राजनीति के कई उम्मीदवारों से, कई दावेदारों से आपसे बातचीत कराएंगे और जानेंगे उनके भी दिल की बात कि आगामी 2026 का इलेक्शन किस मुद्दे पे होगा और क्या क्या राजनीति पे खेला होने वाला है। जी हाँ, बंगाल का सिंहासन इस बार का जो चुनाव होगा वो काफ़ी शानदार नज़ारा देखने को होगा, और आगामी जो 2026 का इलेक्शन है वो भी बहुत ही सुंदर देखने को मिलेगा। चलो, ऐसे मुद्दों से बने रहे हमारे साथ। दर्शकों सर अपना नाम परिचय बताएं। रुपेश यादव, जिला तृणमूल कांग्रेस के साधारण संपादक। तो फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। मैं जाहिद अनवर, जय हिंद। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट हर जगह पे है। हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए
फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले। जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।